नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया रन के दूसरे संस्करण की शुरुआत कल से। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए पूरी तरह से तैयार। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और सुप्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी अपने नए क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी से जुड़े, साथ ही उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी पास किया। और कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात फिट इंडिया रन की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए लोगों से फिट इंडिया रन के दूसरे संस्करण में भाग लेने की अपील की है। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाने हम जा रहे हैं। उसी दृष्टि से देश के युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, फिट इंडिया फ्रीडम रन में पार्टिसिपेट कीजिए। रन फॉर इंडिया और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये करना जरूरी है। और जब देश के लोग फिट रहेंगे तो देश अपने आप फिट और हिट रहेगा। जी हाँ, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। लोग मोटापे, सुस्ती, तनाव, चिंता और बीमारियों से आजादी के लिए कहीं भी किसी भी समय के सिद्धांत के साथ इस दौड़ में फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं। जन भागीदारी से जन आंदोलन के उद्देश्य के साथ फिट इंडिया फ्रीडम रन इस साल 13 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच आयोजित की जा रही है। लोग इसके लिए अपनी पसंद का जो मार्ग है वो चुन सकते हैं और अपनी गति से दौड़ सकते हैं। कल से फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। प्रतिभागी अपना डेटा वेबसाइट पर डाल सकते हैं और इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आकाशवाणी से कल सुबह 7:30 बजे फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो और राजधानी चैनल पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। तो आप हमारी इस ये दौड़ हो रही है, इसके साथ फिट इंडिया रन के साथ आकाशवाणी की कमेंट्री सुनते हुए आप दौड़ सकते हैं। रवि, आप शुरू से इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैंपेन शुरू की गई है और जब फिट इंडिया है तो भी अच्छा भारत बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिट इंडिया रन जो इनिशिएटिव शुरू की गई है वो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे आप इसे कहते हैं आम लोगों की एक भागीदारी बना रहे हैं और इससे उनको ये लगता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये कोई रेस नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई आपको प्राइज मनी नहीं दिया जा रहा है, कोई मेडल्स नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा जा रहा है। और जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं इन दिनों, उससे यही महसूस हो रहा है कि इस तरह के जो आयोजन हैं उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा लोगों को। बिल्कुल, आपने ये जो बात कही, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो कोविड का समय या काल चल रहा है और जिस तरीके से लोगों ने इसे फेस किया है, आज की डेट में अगर हम अपने आप को फिट रख सकें, यही सबसे बड़ी पूंजी है। और आधा घंटा अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, कितना अच्छा है इसका। हम ये देखते हैं कि इसका जो नारा है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत मोटिवेट करता है और कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है। आज की डेट में अगर हम रवि देखें तो जगह जगह जिस तरह से जिम में लोग जा रहे हैं और ओपन जिम्स की हम बात करेंगे और सरकार की तरफ से भी तरह तरह की मुहिम चलाई जा रही है और पिछले दिनों जिस तरह का काम चल रहा है इसके ऊपर, तो ये एक नई शुरुआत है। और फिटनेस को लेकर जिस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो जैसे आपने जिम की बात की, हर किसी के लिए जिम ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एक खास लेवल तक अपनी फिटनेस बनाना चाहते हैं। एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए एक सामान्य फिटनेस लेवल
आपको लगातार चलते फिरते रहने से, एक्टिव रहने से आप बना सकते हैं। आखिर क्यों कहते हैं लोग कि पहाड़ों में लोग ज्यादा फिट रहते हैं? जी, क्योंकि वहां पे आपको मजबूरन चलना पड़ता है। आप साइकिल लेके अगर 60 डिग्री की चढ़ाई है तो उस पर नहीं जा सकते हैं जी। या साइकिल चला भी सकते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो एक स्वाभाविक रूप से आपकी एक फिटनेस लेवल बन जाती है और वही इस फिट इंडिया मूवमेंट का लक्ष्य भी है कि आपको एक बॉडी बनाने के लिए नहीं या फिर एक कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए नहीं, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आपको हमेशा चिकित्सा के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो ये अगर मुख्य आयोजन तो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन इसके अलावा इस फ्रीडम रन का आयोजन 744 जिलों और 744 में से हर एक जिले के 75 गांवों और देश भर के 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में किया जा रहा है। और इसके तहत 7.5 करोड़ से ज्यादा युवा और नागरिक दौड़ में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि जो ये मुहिम है इसमें आम लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर है। और 7 करोड़ तो मुझे लगता है बहुत कम संख्या है, इसमें 70 करोड़ होने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है और जिस तरह से लोगों को जरूरत है इसकी, जी, उस कारण से आपको और ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों को आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अभी उसकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हुई नहीं है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उन्हीं जगहों पर जानकारी है जहां पे इसका विशेष आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल। 2 अक्टूबर तक चूंकि ये चलेगा और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी फिटनेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वो तो हमारे फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं ही। लेकिन सबसे बड़ी बात रवि इसमें जैसे आपने देखें कि गांवों से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है कि न सिर्फ अर्बन एरिया में बल्कि रूरल एरिया में भी पहुंचकर वहां पे इस तरह की एक, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी ओलंपिक में और पिछले दिनों खेलों में भी कि जिस तरह से ग्रामीण भारत से लोगों ने अपने शहर का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का प्रदर्शन किया है, वो वाकई में ऐसी जगह से लोग आए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उससे दिख रहा है कि अब भारत कोई जैसे स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए हमें शहरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ये बातें पहले भी लागू थी और अब बहुत ज्यादा लागू हो रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, बस मौके की तलाश होती है और मौके अब जब सरकार दे रही है तो जाहिर है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। निश्चित तौर पर तो सबको इंतजार रहेगा और कल सुबह 7:30 बजे से आकाशवाणी के FM रेनबो से इसका जो आंखों देखा हाल है वो भी प्रसारित किया जाएगा। राजधानी चैनल पर भी ये प्रसारण उपलब्ध रहेगा, तो आप सुनना ना भूलिएगा। और इसे सुनते सुनते जो फिटनेस है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इसे मत भूलिएगा और सुनते रहिएगा। बात करते हैं पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगा। पैरालंपिक के लिए जो थीम सॉन्ग है वो पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। इससे इसकी जो म्यूजिक है, इसकी धुन पे खिलाड़ी अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा, ये आखिरी बारी सोच के अब तू जान लगा दे, क्या तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है, कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। जी हाँ, अगर हम पैरालंपिक की बात करेंगे तो हमारे खिलाड़ी पहले से ही इसकी मिसाल बन चुके हैं। और इस बीच भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने भारतीय दल में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इन खेलों में पदक जीतेगा और देश का मान बढ़ाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में सुश्री दीपा मलिक ने बताया कि भारत इन खेलों में सबसे बड़ा दल भेज रहा है और 54 खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए सभी जरूरी सहायता देने के लिए सरकार का धन्यवाद भी दिया।
बहुत उत्साह और बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि देश का ये सबसे बड़ा आज तक का पैरालंपिक का स्क्वाड जा रहा है और बहुत बेहतरीन सिलेक्शन हुआ है खिलाड़ियों का। वर्ल्ड नंबर 1 बहुत सारे हैं हमारे इसमें, चाहे आप जैवलिन थ्रो कहें, चाहे आप शूटिंग कहें, चाहे आप बैडमिंटन कहें। स्विमर भी हमारा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित और पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक ने बताया कि कोविड महामारी के कारण टोक्यो पैरालंपिक खेलों की तैयारियों के दौरान कई चुनौतियां सामने आईं। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं से वंचित रहे। हालांकि खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कई कदम भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मानसिक प्रशिक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। उनकी मेंटल ट्रेनिंग पे बहुत हमने जोर दिया, जो वेबिनार्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने भी करवाए, हमने भी करवाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिकता में कोई नकारात्मकता ना आए। जी हाँ, ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत आपने दीपा मलिक की सुनी सिर्फ आकाशवाणी समाचार के साथ। और यहाँ पे एक बड़ी बात अगर हम देखें तो उन्होंने कही कि जो मानसिक प्रशिक्षण की बात अगर हम करें तो किस तरह से, जैसा कि टोक्यो में भी हमने देखा रवि कि किस तरह से खिलाड़ियों की जो मानसिक स्थिति थी, कई बार आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है और इस तरह के जब आप इवेंट्स में जाते हैं तो उस समय वो जो फोकस और उस तरह के प्रेशर होते हुए भी प्रेशर को ना लेना, वो जो इसके बारे में दीपा जी ने ये बात कही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण उसके हमारे स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा। उनके साथ जो भाग ले रहे थे जर्मनी के योहानस वेटर, इस साल 6 बार 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंक चुके हैं। लेकिन जब चुनौती आई 88 मीटर की जी, तो प्रेशर में चरमरा गए। यही होता है। और दूसरी ओर अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स जी, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया टीम कंपटीशन से और शायद उनके विड्रॉल के कारण गोल्ड मेडल से चूकी है अमेरिका। इंडिविजुअल कंपटीशन से भी विड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं समझ। हर इंसान के लिए जो बायो बबल में जिंदगी बिताना, एकाकीपन आपको कहीं ना कहीं काटने लगता है। तो इसी कारण से बहुत जरूरी है कि आपको मेंटल ट्रेनिंग दी जाए। और जिस तरह से दीपा जी ने बताया कि मानसिकता के ऊपर और उसे मजबूत करने के ऊपर खास जोर दिया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि खिलाड़ियों में एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा या करूंगी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। जी, और बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं जो फिजिकल ट्रेनिंग है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी के साथ जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं तो ज्यादा फोकस उसकी फिजिकल ट्रेनिंग पर होता है। लेकिन अब कोविड के बीच और एक नई चुनौती जो है उनको मेंटली स्ट्रांग रहने की है, उस पर भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी और इनके कोचेज ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये चुनौती नई नहीं है जी, ये अब लोगों को ज्यादा समझ में आने लगी है। चुनौती पहले भी थी जी, और जिस तरह से हम कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है स्टेज फ्राइट जी, उसके शिकार अमूमन खिलाड़ी हो जाते हैं इस तरह के बड़े आयोजन में, जैसे ओलंपिक खेलों में या एशियन गेम्स में। लेकिन इसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने इस प्रेशर को झेला है और अब समझने लगे हैं कि ये मुश्किलें हैं, तो अब इसका आपको निदान ढूंढना पड़ेगा। और इसी कारण से इस पर मेहनत की जा रही है और बहुत अच्छी पहल है ये कि खिलाड़ियों को मेहनत करके बताया जा रहा है कि आप विश्व स्तर पर परफॉर्म करने जा रहे हैं और आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है और अच्छी खबर भी है। जैसा कि दीपा जी ने बताया कि अब तक का सबसे बड़ा जो भारतीय दल है वो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में वहां पे हिस्सा लेगा और उम्मीद है कि वहां भी हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और भारत ने पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 100 रन बना लिए हैं। नॉटिंघम में 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था और अब जबकि अभी फिलहाल अगर हम स्कोर पे नजर डालें तो क्या 108 रन हो गए हैं 36 ओवर के बाद और रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं 81 पर और केएल राहुल
95 गेंदों का सामना करके मात्र 18 रन बनाए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है जी, क्रीज पर डटे हुए हैं। क्रीज पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इस मैच किस दिशा में जाएगा, क्या कुछ रुख होने वाला है? देखिए, अभी तो पहला दिन है और भोजन का समय थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि जब जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहती है वो विपक्षी टीम को 250 से कम में निपटाने की सोचती है। लेकिन यहां पे अगर आपको लंच तक कोई विकेट नहीं मिला है और ज्यादा भी विकेट मिलने के भी चांसेस दिख नहीं रहे हैं क्योंकि आप बैट को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे यही लग रहा है कि अब इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पे चला गया है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि काफी रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। अपने करियर के शुरू से लेकर अब तक बार्सिलोना की ओर से खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी कल अपने नए क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG से जुड़ गए हैं। अर्जेंटीना के 34 वर्षीय फॉरवर्ड मेसी ने मंगलवार को PSG के साथ 2 साल का करार किया है। इसमें तीसरे साल का विकल्प भी रखा गया है। 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की एकेडमी में शामिल हुए मेसी का कॉन्ट्रैक्ट इस साल 30 जून को खत्म हो गया था। बार्सिलोना की आर्थिक स्थिति और उस पर ला लीगा के नियमों के कारण मेसी को अलग होना पड़ा। हालांकि एक क्लब के साथ इतना बड़ा लंबे अरसे से वो जुड़े रहे और अब उस क्लब का साथ छोड़ना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये बार्सिलोना के लिए, और कुछ इसमें बार्सिलोना की जो मैनेजिंग कमेटी है जी, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेसी ने पिछले साल ही क्लब छोड़ने की बात कही थी, लेकिन चूंकि वहां पे सीजन एंड से पहले उन्होंने ये नोटिस नहीं दिया था जी, तो जो टेक्निकल बातों को लेकर उन्हें बार्सिलोना में एक सीजन और बिताना पड़ा। तो ये बात तो तय है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, ये बात बार्सिलोना को पता थी। और जो ला लीगा के नियमों की आप बात कर रहे हैं, ये तब लागू होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप साइन करेंगे उसे एज ए न्यू प्लेयर जी। नए प्लेयर को साइन करने के लिए आपको सैलरी कैप को देखना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करते, दिसंबर जनवरी महीने में साइन कर लेते एक नया कॉन्ट्रैक्ट या अप्रैल मई में ही, तो वो सैलरी कैप के अंदर नहीं आते। तो ये गलती उनकी है। और हालांकि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मेसी ने भी अपनी ओर से काफी कोशिश करी कि इस क्लब से उन्हें अलग ना होना पड़े, क्योंकि एक लंबी, अगर हम देखें तो एक ऐतिहासिक रूप से 21 साल बिताने के बाद कोई भी इंसान उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आपने ब्राजील, अर्जेंटीना के अलावा वही एक जगह देखी है, वहीं रहे हैं आप जी। और 13 साल की उम्र से आज 34 के हो गए हैं लियोनेल मेसी, और यहां तक इतना लंबा समय बिताने के बाद भावनात्मक जुड़ाव तो हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो ये तो बात थी फुटबॉल की। फुटबॉल की ही एक और खबर पर चर्चा कर लेते हैं। 130वीं डूरन कप फुटबॉल प्रतियोगिता इस साल 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कोलकाता में आयोजित की जाएगी। इसमें सेना की 4 टीमें सहित देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी। डूरन कप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये प्रतियोगिता पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित की गई थी। तो बहुत पुराना इतिहास रहा है इस प्रतियोगिता का भी, और अगर जैसा कि मतलब है कि वर्ल्ड का जाना माना टूर्नामेंट है। बिल्कुल, और तीसरा रनिंग टूर्नामेंट है जो अभी भी खेला जा रहा है। ये दिखा रहा है कि कितना लंबा इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। शिमला के करीब एक जगह है एरंडेल, जहां पे पहली बार डूरन कप का आयोजन हुआ था, और वहां से शिमला प्रॉपर और फिर दिल्ली जी कई सालों तक, लगभग 70-80 सालों तक ये दिल्ली में खेला गया, और उसके बाद फिर सेना ने फैसला किया कि इसको विभिन्न जगहों में खेला जाए जी। तो ये तो बात थी फुटबॉल की, और श्रोताओं अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।